नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका यूनिवर्सल टाइम के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अशोक से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे ये बनेगा कि अशोक का जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। मौर्य साम्राज्य का महानतम शासक अशोक को माना जाता है। सिंघली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। इसके बारे में हमें किससे जानकारी मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंघली अनुश्रुति के अनुसार। अभिलेखों में यानी अभिलेख जो पुराणों में है, अशोक को देवा नाम प्रिय या देवा नाम प्रियदर्शी के नाम से संबोधित किया गया है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन नाम से भी बताया गया है या जाना जाता है। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर को बसाया। आगे हम लोग देखेंगे अशोक के नाम के बारे में, यानी कि किस ग्रंथ में कौन सा नाम अशोक को बताया गया है। अशोक मौर्य गिरनार अभिलेख में बताया गया है। अशोकवर्धन पुराण में बताया गया है। प्रियदर्शी या प्रियदर्शी भाब्रू शिलालेख में अशोक का नाम बताया गया है। अशोक नाम बताया गया है मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर, उदगेलम अभिलेख में। आगे हम लोग देखेंगे कलिंग युद्ध से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। 261 ईसा पूर्व में नंदराज शासक था, यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग का जो शासक था उसका नाम नंदराज था। कलिंग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था उस टाइम। अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग विजय की थी, यानी अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा था और उसमें विजय यानी सफलता प्राप्त की थी। ऐसी जानकारी हमें अशोक के 13वें शिलालेख से प्राप्त होती है। कलिंग की राजधानी तोसली थी। अशोक ने नेपाल में ललितपत्तन नगर बसाया है, यानी अशोक द्वारा नेपाल में भी एक नगर बसाया गया जिसका नाम क्या था? ललितपत्तन। अशोक चक्र धर्म चक्र का वर्णन करता है जिसमें 24 तिलियां हैं, यानी जो अशोक चक्र है उसमें कुल 24 तिलियां हैं जो धर्म चक्र का वर्णन करता है, यानी उसकी व्याख्या करता है। अशोक चक्र को अशोक चक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि लायन कैपिटल सारनाथ सहित सम्राट अशोक द्वारा जारी अशोक के फरमानों पर चक्र उत्तीर्ण किए गए हैं, यानी अशोक द्वारा जितने भी फरमान या आदेश जारी किए गए हैं उसमें अशोक चक्र का चिन्ह बना हुआ था, इसीलिए उसको अशोक चक्र कहा गया है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भेरी घोष त्याग कर धम्म घोष अपनाया, यानी कलिंग युद्ध से पहले या कलिंग युद्ध तक भेरी घोष को वो अशोक मानता था, उसके बाद उसने धम्म घोष को अपनाया या ग्रहण किया। अशोक की कर नीति की जानकारी, यानी जो अशोक टैक्स लेता था उसकी जानकारी हमें रुम्मिनदेई अभिलेख से मिलती है, यानी रुम्मिनदेई कोई ग्रंथ है जिससे हमें अशोक के कर नीति यानी टैक्स के बारे में जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म अपनाने से पहले अशोक भगवान शिव की पूजा करता था। आगे हम लोग देखेंगे प्रांतीय प्रशासन के बारे में, यानी किस प्रांत का कौन सा प्रशासक राज्य था जहाँ पे वहाँ पे उसको नियमित या आदेश दिया जाता था या वहाँ पे नियंत्रण किया जाता था। जो उत्तरापथ है इसका शासन कहाँ से निर्धारित किया जाता था? तो वह था तक्षशिला से। ठीक इसी प्रकार अवंती राष्ट्र का उज्जैनी से, कलिंग का तोसली से और दक्षिणापथ का सुवर्णनगरी से नियंत्रित किया जाता था, या यहीं से उस राज्य का नियंत्रण किया जाता था। ये जो दक्षिणापथ है इसका सुवर्णगिरी से और प्राची का पाटलिपुत्र से। अशोक को उपगुप्त ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, यानी अशोक को बौद्ध धर्म में जाने के लिए किसने प्रेरणा दी? तो वो थे उपगुप्त।
जिसने बौद्ध धर्म के बारे में समझाया अशोक को। बराबर पहाड़ी पर आजीविकों के लिए अशोक ने कर्ण, चोपार, सुदामा एवं विश्व झोंपड़ी गुफाओं का निर्माण किया ताकि वहां पर रहने वाले लोगों का आजीविका यानी जो रहने खाने की व्यवस्था ठीक तरीके से हो सके। अशोक ने लुम्बिनी को धार्मिक करों से मुक्त कर दिया, यानी लुम्बिनी एक नगर था जिसको अशोक ने धार्मिक कर यानी धर्म से जितने भी जुड़े टैक्स लिए जाते थे उससे उन सबको मुक्त कर दिया। अशोक की माता का नाम सुभाद्री था और सुभाद्री कहाँ की थी? सुभाद्री चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। असंधिमित्रा एवं कारुबाकी अशोक की पत्नियां थी, यानी अशोक की दो पत्नियां थी। कौन कौन से थे? असंधिमित्रा एवं कारुबाकी। कारुबाकी के पुत्र का नाम क्या था? यानी ये तीवर। आपसे ये पूछा जाएगा तीवर कौन था, तो आप कह सकते हैं कि अशोक का पुत्र था। अशोक की एक अन्य पत्नी यानी उसकी एक और धर्मपत्नी थी जिसका नाम था नाग देवी। उससे उसके दो पुत्र उत्पन्न हुए। कौन कौन से? एक पुत्र थे महेंद्र एवं पुत्री थी संघमित्रा। जो ये क्या थी? जो नाग देवी थी वो विदेशा के सृष्टि की पुत्री थी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। मौर्यकालीन साम्राज्य 4 प्रांतों में बटा था। प्रादेशिक, राजयुग और युक्तक ये सभी अधिकारी प्रति 5वें वर्ष राज्य निरीक्षाटन के लिए जाते थे। यानी ये जो जितने भी थे अधिकारी ये प्रत्येक 5वें साल राज्य के निरीक्षण करने के लिए जाते थे कि वहाँ पे कौन सी कमी है या क्या कैसे हुआ, उन सभी का ये निरीक्षण करते थे। आगे हम लोग देखेंगे अशोक धर्म के मुख्य सिद्धांत के बारे में, यानी अपने धर्म से जुड़े अशोक ने क्या क्या सिद्धांत दिए उसके बारे में। कलिंग युद्ध के भीषण रक्तपात यानी वहाँ पर इतना खून खराबा हुआ, उसको देखकर अशोक का हृदय काँप उठा और उसने भविष्य में अहिंसा यानी हिंसा न करने की नीति अपनाने की ठानी। उसने बौद्ध धर्म से दीक्षा ली और एक नए मत का संस्थापक बन गया जो अशोक के धम्म नाम से जाना जाता है। यानी बौद्ध धर्म उसने ग्रहण किया और एक नए धर्म मत का संस्थापक बना जिसे हम लोग आज धम्म के नाम से भी जानते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अशोक के धम्म के प्रमुख सिद्धांत, यानी अशोक द्वारा जो धम्म नए मत का समर्थक किया धम्म का, उससे जुड़े महत्वपूर्ण सिद्धांत का कौन कौन से थे? पहला था बड़ों का आदर करना, दूसरा था छोटों के प्रति उचित व्यवहार, तीसरा था सत्य भाषण, चौथा था अहिंसा, पांचवा था दान, छठा था पवित्र जीवन और सातवां था सत्य, आठवां था शुभ कार्य, नौवां था धार्मिक और एक था धार्मिक सहनशीलता आदि। आगे हम लोग देखेंगे अशोक के राज्यादेश, यानी अशोक अपने राज्य के लिए कौन कौन सा आदेश दिया था उसके बारे में। पहला था अशोक ने अपनी प्रजा के पथ प्रदर्शन एवं उन्हें धार्मिक सिद्धांतों से परिचित कराने के लिए चट्टानों, स्तंभों तथा गुफाओं पर राज्यादेश खुदवाए, यानी उस पर उनका लिखवाया। ये आदेश अशोक साम्राज्य के 30 भिन्न स्थानों पर मिले हैं, यानी उसने राज्यादेश के लिए जो शिलालेख पे चीज़ लिखवाए और अशोक के राज्य में 30 भिन्न स्थान यानी 30 अलग अलग स्थानों पर मिले हैं। पहले हम लोग देखेंगे शिलालेख। शिलालेख में क्या था? इनमें अशोक की धार्मिक यात्राओं, उसने धर्म के लिए कहाँ कहाँ यात्रा की, धर्म के नियम, अहिंसा के नीति के विषय में लिखा है। सो कौन कौन से थे? 14 शिलालेख था, 2 लघु शिलाओं वाले राज्यादेश थे, 2 कलिंग राज्यादेश था और एक था भाब्रू राज्यादेश। स्तंभ लेख देखेंगे हम लोग। स्तंभ लेख कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के। पहला कौन था? 7 स्तंभ राज्यादेश, दूसरा था लघु स्तंभ राज्यादेश और तीसरा था तराई के स्तंभ लेख। नेक्स्ट है गुफा लेख, यानी जो गया के पास बाराबर की पहाड़ियों के 3 गुफाओं के दरवाजों पर
मिले हैं, यानी गुफा का भी लेख मिला है। वो कहाँ से मिले? बाराबर की पहाड़ियों के पास। आगे हम लोग देखेंगे तृतीय बौद्ध संगीति के बाद अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक, यानी जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई उसके बाद अशोक द्वारा कौन सा बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कौन सा कहाँ भेजा गया, किसको भेजा गया, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? पहले हम लोग प्रचारक, फिर स्थान। तो महेंद्र एवं संघमित्रा कहाँ प्रचार करने के लिए गए? तो वो गए श्रीलंका। रक्षित गए आपके उत्तरी कनारा। महादेव कहाँ गए प्रचार करने बौद्ध धर्म का? तो वो गए मैसूर। मच्छातनिक कहाँ गए? तो ये गए कश्मीर और गांधार। नेक्स्ट है धर्म रक्षित, ये गए पश्चिम भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। एक मध्यम कहाँ गए? ये गए हिमालय। महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए गए। एक और थे महारक्षित, ये यमन राज्य में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए गए। आगे हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र में निर्दिष्ट प्रमुख अध्यक्ष के बारे में। पहला कौन सा था? लक्षणाध्यक्ष, यानी मुद्रा तथा टकसाल का अध्यक्ष। पौतवा अध्यक्ष किसे हम लोग कहते हैं? माप तौल का अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष, यानी राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष। आकरा अध्यक्ष, खानों का अध्यक्ष। गणिका अध्यक्ष, यानी वेश्याओं का अध्यक्ष को हम लोग क्या कहते थे? गणिका अध्यक्ष। नेक्स्ट है नवाध्यक्ष, यानी जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष, यानी जहाज से जुड़े जितने भी विभाग थे उन सभी अध्यक्ष को हम लोग क्या कहते थे? नवा अध्यक्ष। नेक्स्ट है पत्तनाध्यक्ष, ये था बंदरगाहों का अध्यक्ष। देवताध्यक्ष, यानी धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष। मुद्रा अध्यक्ष, यानी पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष। लोहा अध्यक्ष, यानी धातु विभाग का अध्यक्ष। सुवर्णाध्यक्ष, यानी पशुधन विभाग का अध्यक्ष। शुल्काध्यक्ष, यानी राजकीय धन जुर्माना आदि कार्यों का अध्यक्ष। नेक्स्ट है विविधताध्यक्ष, यानी चार गाहों का अध्यक्ष। सूनाध्यक्ष, यानी बूचड़ खाने का अध्यक्ष। नेक्स्ट है पड़याध्यक्ष, यानी वाणिज्य व्यापार का अध्यक्ष। नेक्स्ट है सूत्राध्यक्ष, यानी रुई कातने, कपड़ा बुनने के उद्योग का संचालन करने वाला। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे मौर्यकालीन शिलालेख। तो हम लोग देखेंगे शिलालेख कौन, खोज का वर्ष देखेंगे और कौन सी लिपि में लिखी गई। पहला है शाहबाजगढ़ी, ये कब में खोजा गया? 1836 में, और एक इसमें लिखी गई है तो वो खरोष्ठी लिपि में। नेक्स्ट है मानसेहरा, ये खोजा गया 1889 में और लिखी गई है खरोष्ठी लिपि में। गिरनार खोजा गया 1822 में और इसकी लिपि थी ब्राह्मी। धौली को खोजा गया 1837 में और इसकी लिपि थी ब्राह्मी। नेक्स्ट खोजा गया कालसी को 1837 में और इसकी लिपि थी ब्राह्मी। जौगढ़ शिलालेख को खोजा गया 1850 में और इसकी लिपि थी ब्राह्मी। सोपरा को खोजा गया 1882 में और इसकी लिपि थी ब्राह्मी। नेक्स्ट खोजा गया एरागुड़ी को 1916 में और इसकी लिपि थी ब्राह्मी लिपि। हम लोग आगे देखेंगे अशोक से जुड़े स्तंभ लेख, कौन सा स्तंभ लेख किस स्थान पर मिला। पहला है प्रयाग स्तंभ लेख, ये कहाँ से मिला? इलाहाबाद से। और दूसरा है दिल्ली टोपरा, ये तो दिल्ली में मिला। दिल्ली मेरठ, ये भी दिल्ली में। रामपुरवा कहाँ मिला? ये चंपारण बिहार से। लौरिया नंदनगढ़, ये भी चंपारण बिहार से मिला। लौरिया अरेरा, ये भी चंपारण बिहार से मिला। आगे हम लोग देखेंगे अशोक के शिलालेख और उनके विषय, यानी कौन से शिलालेख पे क्या लिखा गया है इसके बारे में। पहला शिलालेख हमें क्या बताता है? पशु बलि निषेध है, यानी पशु की हत्या करना अपराध है। दूसरा शिलालेख क्या बताता है? मनुष्य एवं पशु चिकित्सा व्यवस्था तथा विदेशों में धर्म प्रचार करने का उल्लेख हमें दूसरे शिलालेख से मिलता है। तीसरा शिलालेख हमें क्या बताता है?
राजयुक्त एवं युक्त की नियुक्ति तथा राजकीय अधिकारियों को हर 5 वर्ष पर राज्य भ्रमण करने का आग्रह, ऐसा तीसरा शिलालेख में लिखा गया है। चौथा शिलालेख में लिखा गया है भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा। पांचवा शिलालेख में लिखा गया है धम्म महापात्रों की नियुक्ति। छठा शिलालेख में लिखा गया है प्रशासनिक सुधारों एवं आत्मनियंत्रण की शिक्षा का उल्लेख। सातवां शिलालेख में लिखा गया है अशोक की सभी धार्मिक मतों के प्रति निष्पक्षता। आठवां शिलालेख में बताया गया है बोध गया की यात्रा का उल्लेख एवं विहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा का प्रतिपादन। नवां शिलालेख में हमें बताया गया है सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख। 10वां शिलालेख में बताया गया है राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे, यानी जो राजा है और उच्च अधिकारी है वो हमेशा प्रजा के लाभ के बारे में सोचे कि उनको किस प्रकार से लाभान्वित किया जा सके। 11वां शिलालेख में धम्म की व्याख्या किया गया है। 12वें शिलालेख में बताया गया है धार्मिक सहिष्णुता पर जोर एवं स्त्री महामात्रों की नियुक्ति। 13वां शिलालेख आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी में कलिंग युद्ध का वर्णन बताया गया है एवं अशोक हृदय परिवर्तन की बात तथा धम्म विजय की घोषणा। विदेशों में धम्म प्रचार 5 विदेशी राज्यों की चर्चा का उल्लेख किया गया हमें 13वें शिलालेख में। और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख से मिलता है, तो आप इसका सही आंसर लिखेंगे 13वां शिलालेख। 14वां शिलालेख में क्या बताया गया है, तो बताया गया पहले 13 शिलालेखों का पुनरावलोकन, यानी उनके दिए गए सिद्धांतों को देखना और मानना तथा जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है अशोक के लेखों से संबंधित तथ्य के बारे हम लोग देखेंगे। कौन कौन से है? अशोक का उल्लेख मास्की, नेन्तूर, गुर्जरा एवं उदयगोलम अभिलेख में है। नेक्स्ट है अशोक के अभिलेखों को 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम पढ़ा, यानी अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट पॉइंट है टोपरा और मेरठ के स्तंभों को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली मंगवाया। नेक्स्ट है कौशाम्बी स्तंभ को अकबर, यानी जो कौशाम्बी स्तंभ है उसको अकबर इलाहाबाद लाया था, जिसे अशोक ने स्तंभ लेख उत्तीर्ण करवाए थे। बैराट का अभिलेख कंगीनम ने कलकत्ता लाया था। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है, तो वह है ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट पॉइंट है 2 बृहद शिलालेख मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गंधार अभिलेख 2 भाषाओं में ग्रीक एवं शिलालेख अरमेइक भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अशोक के अभिलेखों को गंधार को छोड़कर शेष सभी प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। लैम्पाक में खंडित अवस्था में एक अभिलेख पाया गया है जो कि अरमेइक भाषा में है। नेक्स्ट पॉइंट है इलाहाबाद स्तंभ जो कौशाम्बी से लाया गया था, इस पर समुद्रगुप्त और जहांगीर के भी अभिलेख हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है, इसका सही आंसर हो जाएगा 14। स्तंभ लेखों की कुल संख्या कितनी है, तो वह है 13, जो 10 स्तंभों पर अंकित है। 4 लघु स्तंभ लेखों में से एक को रानी का लेख कहा जाता है, जो इलाहाबाद में है। नेक्स्ट पॉइंट है विभाजित लेख इलाहाबाद, सांची और सारनाथ स्तंभों पर पाए गए हैं।
हम आगे क्या देखेंगे, अशोक स्तंभ लेखों पर उत्तीर्ण पशु, यानी जो अशोक ने स्तंभों पर लिखा है उस पर कौन कौन से पशु का चित्र बने हुए थे उसके बारे में हम लोग देखेंगे क्या हम अभिलेख, फिर उसके बाद पशु। लौरिया नंदनगढ़ शिलालेख में क्या मिला, एक सिंह की फोटो मिली। रामपुरवा में एक सिंह की। सारनाथ में 4 सिंह की, यहाँ पर सिंह मतलब क्या है, शेर का। सांची से भी हमें क्या मिला, 4 सिंह का। अगला पॉइंट है, अशोक के स्तंभ एकाश यानी अर्थात एक ही पत्थर से तराश कर बनाए गए। इनके निर्माण में चुनार के बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है। सांची का स्तूप विदिशा मध्य प्रदेश का स्तंभ सतना मध्य प्रदेश तथा सारनाथ स्थित धर्मराज का स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। मौर्य वंश का राजकीय चिन्ह क्या था, तो ये राजकीय चिन्ह था मयूर यानी कि मोर। नेक्स्ट पॉइंट है, रुम्मिनदेई और निगाली सागर दोनों नेपाल में है स्मारक स्तंभ लेख हैं। नेक्स्ट है, प्रधान शिलालेखों में से सबसे बड़ा 13वां शिलालेख है जिसमें कलिंग युद्ध का भी वर्णन है और यहीं पे बताया गया है कि अशोक ने भीषण युद्ध रक्तपात देखकर उसका हृदय परिवर्तन हो गया, उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली या शिक्षा ग्रहण की। 7वां स्तंभ लेख सभी लेखों में सबसे बड़ा है, यानी जितने लेख में जितने लाइन लिखे गए हैं उन सभी लेखों में सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो है 7वां स्तंभ लेख। नेक्स्ट पॉइंट है, अशोक के शिलालेख की खोज सन 1750 ईस्वी में पादरेटी पैंथलर ने की थी। राज्याभिषेक से संबंधित मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है, यानी आपसे पूछेगा कि बुद्ध शाक्य किसने कहा है, तो अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है, ऐसा हमें मास्की के लघु शिलालेख से पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सहगौरा तथा महास्थान अभिलेख में दुर्भिक्ष के अवसर पर राज्य द्वारा कोष्ठागार से अनाज वितरण का भी विवरण हमें मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भाब्रू अभिलेख अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख है। बौद्ध परंपरा अशोक को 84,000 स्तूपों के निर्माण का श्रेय प्रदान करती है, यानी अशोक द्वारा 84,000 स्तूपों का निर्माण किया गया है। अशोक का प्रधानमंत्री राधा गुप्त था। फ्लिंट अशोक के धम्म को राजधर्म मानते हैं, यानी फ्लिंट द्वारा जो अशोक का धम्म है उसको राजधर्म मानते हैं वो। रोमिला थापर जो है उनके अनुसार धम्म अशोक का अपना आविष्कार था, यानी जो धम्म मत है वो अशोक द्वारा उसके मन की थी, यानी उसने खुद से उस मत को अपनाया, यानी उसकी एक नई खोज थी। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोगों से एक अनुरोध है, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो में जो भी कमी हो उसको कमेंट करके बताएं ताकि आने वाले वीडियो में उस कमी को सुधार सकूं और आपके लिए अच्छे वीडियो बना सकता हूं। आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।